अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जो है वो बेसिकली उसका बेसिक प्रिंसिपल देखा था और जो डिफरेंट हम कहते हैं कि फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हमारे कॉलम क्रोमेटोग्राफी को, हमने वो चीज़ें जो थी वो डिस्कस की थी। आज जो है हम वो बेसिक देखेंगे कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए जो हम कॉलम प्रिपेयर करते हैं तो वो बेसिकली किस तरह से और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और किन किन पॉइंट्स को कंसीडर करना ज़रूरी है जब हम अपने कॉलम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में प्रिपरेशन ऑफ द कॉलम। जिसमें आज हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ द कॉलम, कि हम अपने कॉलम की प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से करते हैं, कौन कौन से हमारे पास स्टेप होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने क्या कहा था लास्ट लेक्चर में, अगर आप लोगों को याद हो कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक जो कॉलम होता है वो एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसके अंदर हम अपना क्या करते हैं, एड्सॉर्बेंट की पैकिंग करते हैं। अब जो हमारे पास एड्सॉर्बेंट की पैकिंग करनी होती है उसके लिए भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स होती है, मेथड्स होते हैं, वेज होते हैं जिनके जरिए हम क्या करते हैं, अपने कॉलम की पैकिंग करते हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि जो कॉलम के अंदर सेपरेशन होती है वो बेसिकली डिपेंड करती है कि हमारे पास जो हमने कॉलम की पैकिंग की है वो हमारे कॉलम की पैकिंग जो है वो कितनी अच्छी है और कितनी स्मूथ पैकिंग हुई है। जितनी अच्छा हमारा कॉलम जो है वो पैक होगा, स्मूथली पैक होगा, उतनी ही अच्छी हमारे पास क्या आएंगी, जो भी हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो बेटर रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास कॉलम है जो कि हमने क्या कहा था कि ग्लास ट्यूब पे का बना हुआ होता है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कंसीडर करना है कि हमारा जो कॉलम है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कोई कंटेमिनेट्स, कोई इम्प्योरिटी मौजूद ना हो जब हम अपने एड्सॉर्बेंट की पैकिंग कर रहे हैं। अब जब हम अपने कॉलम की पैकिंग करते हैं तो इसमें जो सबसे पहले हमारा जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी ग्लास वूल यूज़ करते हैं या फिर कॉटन वूल यूज़ करते हैं या फिर एस्बेस्टॉस की हमारे पास फ्लिट्स होती हैं, वो हम क्या करते हैं कॉलम के अंदर सबसे नीचे वाले पोर्शन के अंदर प्लेस करते हैं ताकि हम अपना जब एड्सॉर्बेंट पैक करें तो वो इसके ऊपर क्या हो सके, आके सेटल हो सके। ठीक है, इसके ऊपर फिर हम अपना क्या करेंगे, अपना एड्सॉर्बेंट जो है वो पैक करेंगे। तो ये जो नीचे हमने पैक की है, ये मेंशन की हुई है, ये हमारे पास क्या है, ग्लास वूल हो सकती है या फिर कॉटन वूल हो सकती है। ग्लास या फिर कॉटन वूल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप आता है, हमने अपनी जो डिस्क है या ग्लास या कॉटन वूल जो है हमने पैक कर लिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने क्या करनी है, अपने एड्सॉर्बेंट की पैकिंग करनी है। बेसिकली हम अपना जो कॉलम के अंदर एड्सॉर्बेंट की पैकिंग की टेक्निक्स होती हैं वो हमारे पास दो टाइप्स की टेक्निक्स हैं। पैकिंग टेक्निक्स हम देखेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक ड्राई पैकिंग आती है और सेकंड जो हमारे पास आती है वो वेट पैकिंग आती है। दो टेक्निक्स होते हैं या दो मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने कॉलम की पैकिंग करते हैं, जिसमें हमारे पास ड्राई पैकिंग है और वेट पैकिंग है। ड्राई पैकिंग को हम ड्राई फिलिंग भी कहते हैं और वेट पैकिंग को हम वेट फिलिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि ड्राई पैकिंग के अंदर क्या कहते हैं, हमने कहा पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एड्सॉर्बेंट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एज एन स्टेशनरी फेज। अब ड्राई पैकिंग के अंदर क्या होगा कि लाइक हमारे पास सिलिका जेल है जिसको हम एज एन एड्सॉर्बेंट काम यूज़ कर रहे हैं, तो वो सिलिका जेल ड्राइड फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, अपने इस कॉलम के अंदर ऊपर से ऐड करते जाते हैं, साइड से इसको टैप करते जाते हैं और वो क्या करता है कि जो हमारे पास ग्लास वूल या कॉटन वूल या जो भी डिस्क हमने प्लेस की हुई है इसके ऊपर सेटल होता जाता है। ठीक है, और जहाँ तक जिस पॉइंट तक हमने उसकी फिलिंग करनी है हम कर देते हैं। क्योंकि हम इसके अंदर कोई इसकी स्लरी नहीं बना रहे, कोई पेस्ट नहीं बना रहे, कोई सॉल्वेंट ऐड नहीं कर रहे, तो क्योंकि ड्राई फॉर्म के अंदर सिलिका जेल की हम इसके अंदर पैकिंग करते हैं तो इसीलिए हम उसको ड्राई पैकिंग कहते हैं। सेकेंड मेथड जो पैकिंग का है वो है वेट पैकिंग। वेट पैकिंग बेसिकली क्या होती है कि हमारे पास जो भी हमारा एड्सॉर्बेंट है, लाइक अगर हम सिलिका जेल यूज़ कर रहे हैं या फिर हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं
वेट पैकिंग के अंदर सिलिका जेल यूज़ कर रहे हैं, एलुमिना यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी हम क्या करते हैं, स्लरी प्रिपेयर करते हैं किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर, या फिर यूजुअली जो है वो हम वाटर यूज़ कर लेते हैं, उसके अंदर हम उसका थिक सा पेस्ट स्लरी जो है वो बनाते हैं। देन हम वेट फॉर्म के अंदर उसको क्या करते हैं, जैसे जैसे हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे हमारे पास यहाँ पे जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो सेटल होता जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा सोल्यूट होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इल्यूट हो जाएगा, और उसको जो भी सोल्यूट था वो हम उसको सॉल्वेंट था जो एक्स्ट्रा हमारे पास स्लरी के अंदर मौजूद था वेट फीड फॉर्म के अंदर, तो हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा सोल्यूट है सॉल्वेंट है उसको कलेक्ट करते जाएंगे। इस तरह से क्या हुआ कि हमारे पास जो भी हमारा एड्जॉर्बेंट था उसकी हमने स्लरी थिक स्लरी बनाई और वेट फॉर्म के अंदर हमने उसको जो है वो पैक किया, तो इसको हम वेट पैकिंग कहते हैं। अब बात आ जाती है डिफरेंस बिटवीन द ड्राई पैकिंग और वेट पैकिंग में से मोस्ट सूटेबल पैकिंग कौन सी है और मोस्ट प्रेफरेबल पैकिंग कौन सी है। तो वेट पैकिंग को जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू ड्राई पैकिंग, क्योंकि ड्राई पैकिंग जो होती है उसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं कि एयर बबल्स जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेजेस के दरमियान, क्रैक्स जो हैं वो अपीयर हो जाते हैं, और अगर क्रैक्स अपीयर होंगे या बबल्स अपीयर होंगे तो वो क्या होगा कि जो भी हमारे सॉल्वेंट है या जो भी हमारा सैंपल है उसकी ट्रैवलिंग को इफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए ड्राई पैकिंग को जो है हम इतना प्रेफर नहीं करते, इसके कंपेयर में हम क्या करते हैं कि वेट पैकिंग जो है वो हम टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वेट पैकिंग में होती है जो हमारे पास जो पैकिंग होती है वो स्मूथ होती है, यूनिफॉर्म फॉर्म में हमारे पास पैकिंग हो जाती है। वेट अगर पैकिंग होगी तो एयर बबल्स ट्रैप नहीं हो पाते और क्रैक्स वगैरह पेयर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए जो है हम क्या करते हैं, वेट पैकिंग को यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो आ जाता है कि इंट्रोडक्शन टू द सैंपल को जो है वो हम किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसके बाद जब पैकिंग हमने कर ली, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ द सैंपल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, अपना स्टेशनरी फेज पैक किया हुआ है, ठीक है। स्टेशनरी फेज की अगर मैं पैकिंग यहाँ पे शो कर दूँ तो हमारा जो है वो कुछ इस तरह से मैं अगर शो करूँ, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्टेशनरी फेज स्मूथली पैक होता है, कोई स्पेसिस या कुछ भी इसके अंदर जो होती हैं वो नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि क्लोजली पैक्ड कंपोनेंट्स होते हैं जो इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, अपने स्टेशनरी फेज को इसके अंदर पैक कर देते हैं। जब हमारा स्टेशनरी फेज पैक हो गया जहाँ तक हमने पैक करना था, इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कॉटन वूल या ग्लास वूल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो हम इसके अपर जहाँ तक हमने अपना स्टेशनरी फेज पैक किया उसके ऊपर भी हम वही ग्लास वूल प्लेस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास स्टेप आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द, जब हमारा कॉलम प्रिपेयर हो गया उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या आता है कि हमने क्या करनी है, अपने जो सैंपल है उसकी इंट्रोडक्शन करवानी है अपने कॉलम के अंदर, ठीक है। कॉलम के अंदर हमने क्या करवानी है, अपने सैंपल की इंट्रोडक्शन करवानी है। अब सैंपल की हम इंट्रोडक्शन किस तरह से करवाते हैं, हमारे पास सैंपल उसी तरह से मौजूद होता है, लाइक हमने कहा कि हमारे पास सैंपल है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी कंपोनेंट मौजूद है ए और बी, ठीक है, ए और बी कोई भी दो कंपोनेंट्स हैं जो इसके अंदर मौजूद है। बी कंपोनेंट्स मौजूद है जिनकी हम सेपरेशन करवाना चाह रहे हैं कॉलम के जरिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब हम अपना सैंपल इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, जिसकी इंटरेक्शन हमारे स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होगी वो स्लोली ट्रैवल करेगा, जिसकी इंटरेक्शन हमारे मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा होगी वो फास्टली ट्रैवल करेगा। हमने क्या करना है, अपना सैंपल इंट्रोड्यूस करवाना है और साथ ही हम क्या करते हैं, अपना मोबाइल फेज या भी जो भी सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं हम उस सॉल्वेंट को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। साथ ही हमने अपना मोबाइल फेज भी इंट्रोड्यूस करवा देना है कॉलम के अंदर, ठीक है। अब क्या है, सेपरेशन होगी, दोनों के दोनों जो है स्टार्ट के अंदर क्या है, बिल्कुल सेम है। जब हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया तो यहाँ पे ये क्या होंगे, मिक्सचर की फॉर्म में होंगे, लेकिन क्योंकि क्या है कि उनकी इंटरेक्शंस उनकी पोलैरिटीज़ की बेसिस पे क्या होगी, सेपरेशन होना स्टार्ट होगी। अब लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ कि हमारे पास जो हमारा बी कंपोनेंट है उसकी इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा थी या सॉलिबिलिटी उसकी हमारे स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है, तो वो स्लोली ट्रैवल करेगा एज़ कम्पेयर टू बी जिसका हम कह रहे हैं कि ज़्यादा इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गली उसके हमारे सैंपल के मोबाइल फेज के साथ है, तो वो क्या करेगा,
फास्टली ट्रैवल करेगा और हमारे पास इस तरह से क्या होगा कि जो हमारे पास मिक्सचर के अंदर हमारा ए और बी कंपोनेंट मौजूद था वो दोनों के दोनों जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि और मोबाइल फेज हम कब तक ऐड करते रहते हैं, हम मोबाइल फेज उस वक्त तक ऐड करते रहेंगे जब तक हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो है वो सारे सैंपल के कंपोनेंट्स जो है वो इल्यूट नहीं हो जाते, ठीक है। लाइक अगर मैं कहूँ कि हमने अपना मोबाइल फेज ऐड करते जाना है, अब मैं मोबाइल फेज ऐड करती रहूँगी, ये सारे के सारे कॉलम में से ट्रैवल करते जाएगा हमारा मोबाइल फेज सैंपल डाउनवर्ड डायरेक्शन में करके। अब हमारे पास क्या होता है, क्योंकि ए जो है फास्टली ट्रैवल कर रहा है तो इट्स मीन सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन आएगी कलेक्ट होगी वो हमारे पास ए की होगी, ठीक है। ए कलेक्ट कर लिया जो हम साइड पे करने के, देन हमारे पास कुछ टाइम के बाद कौन सा आएगा, बी इल्यूट होगा, ठीक है। हम मोबाइल फेज ऐड करते रहेंगे अनटिल के जब तक हमारे पास बी भी जो है वो इल्यूट नहीं हो जाता। नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, बी हम कलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से क्या होगा कि हमारे पास जो हमारे सैंपल के अंदर दो कंपोनेंट्स मौजूद थे वो दोनों के दोनों जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। और सेपरेशन किस बेस पे हुई है, बेसिकली जो सेपरेशन हुई है वो डिपेंड कर रही है उनकी इंटरेक्शन की बेसिस पे, एक स्टेशनरी फेजेस के साथ और मोबाइल फेजेस के साथ किसकी इंटरेक्शन कितनी थी उसकी बेस पे जो है वो सेपरेशन हो जाती है। इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि ये जो इल्यूशन हो रही होती है, इसके इल्यूशन के भी जो है वो दो डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं। डेवलपमेंट टेक्निक, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सैंपल का देखा, उसके बाद हमने क्या कहा कि नेक्स्ट हमारे पास आता है डेवलपमेंट टेक्निक्स, कि डेवलपमेंट की कितनी टेक्निक्स हैं जो यूज़ होती है। जिसमें फर्स्ट वन है आइसोक्रेटिक, डेवलपमेंट टेक्निक्स मीन्स के इल्यूशन जो हम करवा रहे हैं वो कितना है, आइसोक्रेटिक इल्यूशन और ग्रेडियंट इल्यूशन। ये दो डेवलपिंग टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हमारा जो सैंपल है मोबाइल फेस के साथ क्या होता है, ट्रैवल करता है और इल्यूट होता है कॉलम में से। सेकेंड वन है ग्रेडियंट इल्यूशन, ठीक है। आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट इल्यूशन बेसिकली होता क्या है, अगर हम आइसोक्रेटिक टेक्निक की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक ही स्पेसिफिक पोलैरिटी का जो है वो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं अपने कंपोनेंट्स की इल्यूशन के लिए, ठीक है। इन दिस इल्यूशन टेक्निक सेम सॉल्वेंट कंपोजिशन और सॉल्वेंट ऑफ सेम पोलैरिटी इज यूज थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। लाइक जितने भी हमारा यहाँ पर मिक्सचर था, सैंपल था, इसमें दो कंपोनेंट्स मौजूद थे, इन दोनों सैंपल्स की सेपरेशन के लिए हम एक ही पोलैरिटी का एक ही स्पेसिफिक सैंपल या सॉल्वेंट हम जो यूज़ करेंगे वो हमारी इल्यूशन क्या कहलाएगी, आइसोक्रेटिक इल्यूशन। लाइक मेरे पास ए और बी है, मैंने इनको इल्यूट करने के लिए, इनकी सेपरेशन के लिए मैंने अगर सिर्फ क्लोरोफॉर्म जो है वो यूज़ करती हूँ तो ये मेरा क्या है, आइसोक्रेटिक इल्यूशन है। ग्रेडियंट इल्यूशन में क्या होता है कि ग्रेडियंट इल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा जो है वो सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं अपने सैंपल की इल्यूशन के लिए, ठीक है। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि मैंने पहले जो है वो अगर मेरे पास कोई यूजुअली जो हम ग्रेडियंट इल्यूशन हम इस तरह के सैंपल्स के लिए यूज़ करते हैं जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स किस्म के सैंपल्स होते हैं, या जिसमें हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो मौजूद हैं वो ज़्यादा होते हैं, जो कि सेम या एक ही पोलैरिटी के सॉल्वेंट से जो है वो सेपरेट नहीं हो पाते, तो उसके लिए हम ग्रेडियंट इल्यूशन यूज़ करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि सॉल्वेंट्स ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग पोलैरिटी और इल्यूशन स्ट्रेंथ आर यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। मतलब हम एक से ज़्यादा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे और उनकी पोलैरिटी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। मेन क्या कि हमने पहले लेस पोलैरिटी का सॉल्वेंट यूज़ किया तो वो जो कम पोलैरिटी के सॉल्वेंट के साथ जो कंपोनेंट्स इल्यूट हो सकते थे वो हमारे पास सेपरेट हो गए। देन हमने उससे जो है थोड़ी सी ज़्यादा पोलैरिटी का सॉल्वेंट यूज़ किया, देन हमारे पास सेकंड कंपोनेंट इल्यूट हो गया। उसके बाद अगर हमें मजीद फर्दर रिक्वायर्ड है सेपरेशन तो हमने अगर कोई थर्ड पोलैरिटी का सॉल्वेंट यूज़ कर लेंगे तो जो हमारे पास थर्ड कंपोनेंट मौजूद है वो हमारे पास सेपरेट हो जाए, तो इसको हम ग्रेडियंट इल्यूशन कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है, ये जो हमारा मोबाइल फेज है उसकी पोलैरिटी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ कि आपके पास कंपोनेंट्स है, सैंपल के अंदर मिक्सचर है, फर्स्ट आप उनके कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए आपने बेंजीन का सॉल्वेंट यूज़ किया, देन आपने क्लोरोफॉर्म यूज़ किया, देन आपने इथाइल एसीटेट किया, आपने सारे के सारे। अब ये क्या है कि जो पोलैरिटी सॉल्वेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं उनकी पोलैरिटी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट इल्यूशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिटेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। जब हमारे पास जो है वो अपने हमारे कंपोनेंट्स इल्यूट हो गए तो नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो डिटेक्शन आता है कि हम के जो पास जो सेपरेट होके कंपोनेंट्स आए आपने उनकी डिटेक्शन कैसे करनी है, डिटेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स
कंपोनेंट्स की डिटेक्शन के लिए भी हमारे पास क्या है, डिफरेंट प्रोसेस हैं। देखिए, अगर तो हमारे पास क्या है, विजिबल कंपोनेंट्स हैं, कलर्ड कंपोनेंट्स हैं, तो वो तो आपको कलर से ही आपको जो है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपके पास जो ए कंपोनेंट आया वो या बी आया वो कौन सा है, तो विजुअली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई कॉलम के अंदर से जो सेपरेशन हुई है, कोई ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कलरलेस हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, अपनी फ्रैक्शंस कलेक्ट करने के बाद हम TLC के जरिए हम एनालाइज करते हैं। मतलब TLC के ऊपर हम उनको पेस्ट करेंगे, डेवलप करेंगे, देन हम कोई भी स्प्रेइंग या कोई भी केमिकल रिएजेंट यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उनकी डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटेक्शन का सेम वही मेथड जो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो था वो अपना डिस्कस किया, हमारे पास वही मेथड होगा कि हमने क्या करना है कि जो भी हमारे पास फ्रैक्शंस आएंगे उन फ्रैक्शंस को हमने उसी तरह से अप्लाई करना है और देन हमने उसकी बेसिस पे TLC के ऊपर हमने उनको अप्लाई करके और हमने डिटेक्ट कर लेना है कि कौन कौन सी फ्रैक्शन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट आता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया, ये हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ कॉलम का जो टॉपिक था वो कंप्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग दी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी को इफेक्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन आ जाता है डायमेंशन ऑफ द कॉलम। डायमेंशंस ऑफ द कॉलम का मतलब क्या कि आप जो कॉलम यूज़ कर रहे हैं उस कॉलम की विड्थ कितनी है, डायमीटर कितना है या फिर लेंथ कितनी है, वो एक मेजर फैक्टर होता है जो क्या करता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो भी सेपरेशन हो रही होती है उनको इफेक्ट करता है। तो डायमेंशंस ऑफ द कॉलम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कितनी कॉलम, कितनी लेंथ का कॉलम यूज़ करना है, कितने डायमीटर का कॉलम यूज़ करना है, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सैम्पल का है वो कितना मिक्सचर है, कितना कॉम्प्लेक्स है, कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मौजूद है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने क्या करते हैं कॉलम्स के साथ। यूजुअली जो लॉन्ग लेंथ के कॉलम्स होते हैं और स्मॉल डायमीटर कॉलम्स होते हैं उनको हम प्रेफर करते हैं, वो बेस्ट सेपरेशन देते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आता है पार्टिकल साइज ऑफ कॉलम पैकिंग, कि आप जो अपने कॉलम की पैकिंग कर रहे हैं उसका आपका पार्टिकल साइज कितना है। कॉलम की पैकिंग के अंदर जो हम पार्टिकल्स यूज़ करते हैं वो यूजुअली हम स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो भी पैकिंग हो वो स्मूथ और यूनिफॉर्म पैकिंग हो। अगर हमारे पास लार्ज साइज़ के कंपोनेंट्स होंगे, इस पार्टिकल का साइज़ लार्ज साइज़ होगा तो वो कॉलम जो है वो हमारा यूनिफॉर्मली पैक नहीं होगा, स्पेसिस जो है उनके दरमियान जनरेट हो सकती हैं जो क्या करती हैं सेपरेशन को इफेक्ट करती हैं। तो पार्टिकल साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी ऑफ द एड्जॉर्बेंट, के जो आप अपना एड्जॉर्बेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी एक्टिविटी कैसी है, आइदर वो सूटेबल है या नहीं उस टाइप के कंपोनेंट्स के लिए जिनके आप सेपरेट करना चाह रहे हैं। एक्टिविटी ऑफ द एड्जॉर्बेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है टेम्परेचर ऑफ द कॉलम, कि आपका कॉलम का टेम्परेचर जो है वो कितना है, क्योंकि यूजुअली हम रूम टेम्परेचर पे अपने परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है इल्यूशन स्पीड को इंक्रीज़ करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारे कंपोनेंट्स जो है वो जल्दी इल्यूट होंगे और हो सकता है कि सेपरेशन जो है वो अकॉर्डिंगली ना हो सके। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ द कॉलम इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट है पैकिंग ऑफ द कॉलम, कि आपके जो कॉलम की पैकिंग है वो कैसी है, आपने वेट पैकिंग की है या आपने ड्राई पैकिंग की है, पैकिंग जो है वो यूनिफॉर्म है या नहीं, कोई एयर बबल्स ट्रैप नहीं हुए हुए या फिर कोई क्रैक्स जो है वो अपीयर नहीं हुए हुए, जो भी पार्टिकल्स हैं उनकी साइज अकॉर्डिंगली है या नहीं, स्मूथली जो है वो पैकिंग हुई है या नहीं। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है पैकिंग ऑफ द कॉलम। एंड लास्ट वन इज द क्वालिटी ऑफ द सॉल्वेंट। क्वालिटी ऑफ सॉल्वेंट्स मीन जो डेवलपिंग सॉल्वेंट आपका, या जिसको हम मोबाइल फेज़ कह रहे हैं, कि जो आपने मोबाइल फेज़ यूज़ किया है वो मोबाइल फेज़ जो है वो क्या है उनकी, क्योंकि अगर हम हाई विस्कोसिटीज़ के मोबाइल फेज़ यूज़ करते हैं तो उनको इल्यूट होने में बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, उनका ट्रैवलिंग स्पीड जो है वो बहुत स्लो होता है। तो अकॉर्डिंग टू द हम अपने सैम्पल के अकॉर्डिंगली हम अपना सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं, उनकी विस्कोसिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए, और इसके अलावा जो हमारे सॉल्वेंट्स हैं आइदर वो प्योर है या नहीं, या फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस क्वालिटी की हैं, किस प्योरिटी के या किस ग्रेड का आपने सॉल्वेंट यूज़ किया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपका जो सैम्पल है या आपका जो एड्जॉर्बेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो है आपने अपने सैम्पल के अपने सैम्पल के सेपरेशन के लिए सॉल्वेंट सिलेक्शन की है या नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
एप्लीकेशंस के कहाँ कहाँ पे जो है वो हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन में अगर हम बताएं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंपाउंड, जैसा कि हमने बहुत क्लियरली देख लिया कि मुख्तलिफ जो हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं उनको सेपरेशन के लिए होता है। अब मिक्सचर ऑफ कंपाउंड कोई भी हो सकता है, कोई हमारे पास ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, शुगर्स हो सकती हैं, अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट कोई एनवायरमेंटल सैंपल्स हैं जिनके अंदर से कोई स्पेसिफिक मेटल्स मौजूद है जिनकी हमने सेपरेशन करी है। मतलब डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनके मिक्सचर हैं जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस मतलब हमने कोई कंपोनेंट्स हैं उनकी प्यूरिफिकेशन करनी है, या फिर हमने क्या करनी है प्रोसेस या उनकी आइसोलेशन करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट, इसके अलावा जो है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स इन डिजिटली स्लीव, सेपरेशन ऑफ डायस्टीरियोएसोमर्स, इसके अलावा एस्टिमेशन ऑफ ड्रग्स इन फॉर्मुलेशन, ड्रग्स की फॉर्मुलेशन के अंदर एस्टिमेशन के लिए ठीक है। और इसके अलावा क्या है डायस्टीरियो आइसोमर जो हमारे पास होते हैं उनके सेपरेशन के लिए भी जो है हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी के यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम इनके देख लेते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है एनी टाइप ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटली, मतलब लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं या मिक्सचर है हम क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड, बस डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स हम सेलेक्ट करें तो हम किसी भी टाइप का मिक्सचर जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। इसके अलावा क्या है एनी क्वांटिटी कैन बी सेपरेटेड, मतलब कि हमारे पास अगर कम क्वांटिटी के भी कंपोनेंट्स हों तो हम उनको भी सेपरेट कर सकते हैं। एनी क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड। देन वाइडर चॉइस ऑफ मोबाइल फेज, मोबाइल फेसिस के हमारे पास बहुत ज़्यादा आपको पता है सॉल्वेंट्स मौजूद होते हैं तो हम इसको कर सकते हैं। वाइडर चॉइसेस ऑफ मोबाइल फेसिस होती है हमारे पास। और लास्ट वन ऑटोमेशन इज़ पॉसिबल। ऑटोमेशन इज़ पॉसिबल मतलब क्या कि क्रोमेटोग्राफी को जो है हम क्या करते हैं कि डिफरेंट, आपने HPLC के अंदर देखा होगा कि जहाँ पे हमने कॉलम को हम अटैच करके कॉम्प्लेक्स किस्म के मिक्सर की सेपरेशन करते हैं, तो ऑटोमेशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अच्छा, डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी का अगर हम कुछ देखें तो टाइम कंज्यूमिंग है, तब हम ये नहीं कह सकते कि बहुत जल्दी एल्यूट हो जाते कॉलम को पैकिंग करने में, और उसको जो है वो फिर देन अपने सैंपल इंट्रोड्यूस करवाना, देन इल्यूशन करवाना जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है। इसके अलावा क्या है मोर अमाउंट ऑफ मोबाइल फेजेस आर रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको पता है कि हमने पूरे अपने कंपोनेंट्स की सेपरेशन करवानी है, तो जब तक सारे कंपोनेंट्स इल्यूट नहीं हो जाते हमें क्या करना पड़ता है मोबाइल फेज जो है वो कॉन्टीन्यूसली इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। मोर अमाउंट ऑफ मोबाइल फेजेस आर रिक्वायर्ड।
ठीक है, तो ये बेसिकली इसके डिसएडवांटेज है। और इसके अलावा क्या है, ऑटोमेशन मेक द टेक्निक मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव। अगर हम इस मेथड की ऑटोमेशन करवाते हैं तो वो इस टेक्निक को जो है वो कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रिपरेशन ऑफ द कॉलम देखा कि किस तरह के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। देन हमने फैक्टर्स देखा कि कौन कौन सा इफेक्ट करते हैं, उसकी हमने जनरल एप्लीकेशंस देख ली। देन हमने एट द एंड जो है वो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इंशाल्लाह हम अपनी न्यू टेक्निक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।